नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ फोर्थ चैप्टर फ्रॉम अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। भाई ये वो चैप्टर है जो बेटा ज़िंदगी भर काम आने वाला है। इसके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो रखो कि भाई तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। तो भाई मैं आया हूँ इसके कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग कर दूंगा और तुम्हें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, बिना ज़्यादा ज्ञानबाजी के शुरू कर देते हैं चैप्टर। तो देखो भाई क्या है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहले तो चैप्टर का कंसेप्ट और पढ़ने वाले हैं क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके कंसेप्ट्स। तो भाई रेशियो प्रोपोर्शन नाम कैसे पढ़ा, इसका नाम का मीनिंग क्या है। देखो रेशियो हमको पता है, तो अगर मैंने 3/2 लिख दिया तो ये एक रेशियो है। 3/2 क्या है, एक रेशियो। तो सर प्रोपोर्शन क्या होता है, जब बेटा दो रेशियोज इक्वल हो जाएं। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि A/B इक्वल हो गया 3/2 के, तो सिंपली इसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, मतलब दो सेट ऑफ रेशियोज इक्वल हो जाएं, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब सिंगल, 3/2 4/5 ये रेशियो हो गया। बट अगर एक 3/2 किसी और इक्वल हो गया, किसी और रेशियो के, जैसे A/B से इक्वल हो गया, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के दो प्रकार होते हैं बेटा। ठीक है, प्रोपोर्शन के दो प्रकार होते हैं, वो हमको समझने हैं, तो वो भी हम समझते हैं। तो देखो भाई क्या है, दो प्रकार कौन से हैं, वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका मीनिंग क्या है उसको समझना है हमने। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कब होता है, जब एक क्वांटिटी इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं बेटा। अगर मैं लिखता हूं ए वेरीज बी, इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं बेटा। ए वेरीज बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या समझो। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं ए इज इक्वल्स टू, देखो प्रोपोर्शनलिटी इज नेवर केप्ट एज इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट तो सुन सुन के थक गए, पर आज तक कभी समझा नहीं ये कांस्टेंट आया क्यों। बरोबर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ए वेरीज भी पहले थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट क्यों आता है। देखो भाई ए वेरीज बी का मतलब है कि जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा। ए वेरीज बी का एग्जैक्ट मतलब ये है कि भाई ए जो है वो डिपेंड करता है बी पे। ए जो है वो डिपेंड करता है बी पे। दूसरी चीज, ए कैसे डिपेंड करता है बी पे, जितना बी बढ़ेगा उतना ए बढ़ेगा। मतलब ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। हाउ इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब अगर बी बढ़ा तो ए बढ़ेगा, अगर बी कम हुआ तो ए कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि भाई उम्र के साथ हाइट बढ़ती है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईयर्स, मतलब योर एज। ऐसा तो कभी नहीं कह सकता हूं ना कि एज इज प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। बरोबर ना। तो बेटा ये भी याद रखना कि एज हाइट पे डिपेंड नहीं करती है, एज तो बढ़ती जानी है। एज इंडिपेंडेंट है और हाइट डिपेंडेंट है। ओके, हाइट क्या है, डिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी। मैंने बोला हाइट इज प्रोपोर्शनल टू एज। अब अगर हाइट एज के ऊपर डिपेंड करती है तो एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है। अब अगर एज बढ़ती जा रही है तो हाइट बढ़ती जा रही है। हाइट कितनी बढ़ रही है ये एज पे डिपेंड करता है। सिर्फ एज पे भी नहीं डिपेंड करता बेटा, एक और चीज है, तुम्हारे फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा। तो बेटा तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि तुम्हारी हाइट तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से कितनी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी हाइट है, ये तुम्हारी एज है, मैंने इधर हाइट और एज में एक रिलेशन बनाना है। हाइट और एज में क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा। मतलब भाई देखूंगा तुम्हारे फादर की हाइट कैसे बढ़ी थी, मदर की हाइट कैसे बढ़ी थी, अगर तुम्हारे कोई सिबलिंग है तो उसकी हाइट कैसे बढ़ी। तो बेटा मैंने क्या एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इधर हाइट और एज। मैं देखता गया भाई, अगर स्टार्टिंग में देखा तो हाइट 1 फुट से चालू करते हैं तो 1 फीट हाइट थी एट द एज ऑफ 1 ईयर। जैसे ही तुम 2 साल के हुए तो 1.2 मतलब 1 फुट 2 इंच। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और फिर इस एक्सपेरिमेंट से मैंने एक डेटा निकाला कि भाई तुम्हारी फैमिली में हाइट क्या होती है उम्र के साथ।
जैसे जैसे तुम एक साल बढ़ते जाओगे हाइट 2-2 इंच बढ़ती है। ऐसा यूजुअली नहीं होता, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर हाइट की प्रिडिक्शन करनी ही है तो फिर मैंने वो कांस्टेंट पता कर लिया। कांस्टेंट कैसे पता कर लिया भाई, ये रेशो देखो, मैंने पता था मुझे कि हाइट और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब मैंने क्या किया, 1/1, 1.2/2 ऐसे करके करके मैंने कांस्टेंट पता कर लिया। और कांस्टेंट क्या है, 2। वो कांस्टेंट क्या है, 2। मतलब अब मैं तुम्हारे फैमिली में जो भी पैदा होगा उसकी हाइट निकाल सकता हूँ भाई। हाँ मुझे बताओ इसकी एज कितनी है, 5 साल है, तो भाई 2 × 5 मतलब क्या, ये 10 इंच का है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 10 इंच का है, 10 इंचेस का है ये, ओके। तो अगर ये 5 साल का हो तो 10 इंचेस का होगा। ऑब्वियसली ये नहीं है सूटेबल, बट एग्जाम्पल लिया है। तो अब कोई भी आ जाए बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई सपोज 20, तो तुम्हारी हाइट कितनी हो जाएगी, इसके हिसाब से अगर तुम्हारी उम्र 20 हो गई तो हाइट हो जाएगी कितनी, 40 इंच। ये तो लग रहा है हाँ भाई ये तो सही है, 40 इंच तो भाई बरोबर है 20 साल की उम्र में, हालांकि थोड़ी छोटी हो गई है बट फिर भी एग्जाम्पल समझ रहे हो। तो बेटा हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है, हाइट एज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, पर कितना ये हमें कौन बताता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से। कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से। उम्मीद है तुमको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, नहीं तो सीधी बात छोड़ दो सारे एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है। यहाँ पे ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, प्रोपोर्शनैलिटी को हमेशा रिप्लेस करते हैं किससे, कांस्टेंट से। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या याद रखना है तुम्हें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में याद रखना है कि A/B, यानी कि A/B क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। A/B हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। वो एक फिक्स्ड नंबर आएगा, भले ही तुम कितने भी उसकी वैल्यूज पुट करो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। सर ये हमको नहीं समझ रहा है, गारंटी देता हूं तुम खाली अगले 10 मिनट तक बने रहो, क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ गया, एक चीज बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। अब इनवर्स का मीनिंग होता है इफ A वेरीज 1/B, A वेरीज 1/B मतलब एक चीज बढ़ रही है, मतलब A जो है वो B पे डिपेंड तो करता है, पर उल्टा है, B बढ़ेगा तो A घटेगा, B कम होगा तो A बढ़ेगा। इसके लिए उसको लिखते कैसे हैं, A वेरीज 1/B। इसको पढ़ते क्या है बेटा, इसको पढ़ते हैं A वेरीज B, और इसको पढ़ते हैं A वेरीज, वेरीज मतलब कम ज्यादा होगा, वेरीज 1/B, ओके। अब इसको एक और चीज पढ़ते हैं, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इस केस में भी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट K/B, तो A × B क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब अगर मैं सरल भाषा में तुमको दोनों का मीनिंग सिखाऊं तो तुम ये याद रखना कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या A/B कांस्टेंट होता है, यानी कि तुम ये कह सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो कांस्टेंट होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में देखो मल्टीप्लाई को एक और शब्द लिखा जाता है, क्या, प्रोडक्ट कांस्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये वो चीज है जो तुमको बेटा हर सम में हेल्प करेगी, मानो ना मानो। तो इसके बाद मैं सीधा आगे की जो थियरी है वो स्किप करके इससे रिलेटेड एक सम करवाऊंगा जो टेक्स्ट बुक में है, और फिर तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधी बात याद रखो, सर इतना आपको महाभारत से इतना मत बताया करो सर, अपने को दिलचस्पी नहीं है, पर अब इतना याद रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। बस प्रोडक्ट मतलब सामान मत समझना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो चीजों का मल्टीप्लाई, इधर दो चीजों का रेशो, बस इतना। डायरेक्ट बोले तो रेशो कांस्टेंट, इनवर्स बोले तो प्रोडक्ट कांस्टेंट, इतना याद रखा बहुत है मेरे लिए। अब देखो भाई तुमको दिखाता हूं मैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब को इग्नोर करते हुए आ जाओ फोर्थ एग्जाम्पल पे। तो ये वो एग्जाम्पल है जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरेंस में हेल्प करेगा, तो तुमको समझ में आएगा कि मैंने जो सिखाया है उसका क्या पावर है। देखो भाई, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। भाई 3 लोग एक घर बना सकते हैं 8 दिन में, 3 लोग एक घर बना सकते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब अगर उसी घर को 6 दिन में बनाना है, पहले तो अपना दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, एक घर 8 दिनों में बनता है, जब बनाते हैं कितने लोग, इधर लिख लेते हैं, 3 पर्सन बनाते हैं, 3 पर्सन बनाते हैं तो 8 days लगते हैं,
भाई 3 लोग बनाते हैं तो 8 दिन लगते हैं, मानते हो। अब वही घर बनाना है 6 दिनों में, तो भाई क्या कितने पर्सन लगेंगे? पहले तो तुम्हें ये जांच कर लेनी है। इधर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। सर सिंपल तो है 3 इंटू 6, और सपोज इसको x ले लो, x इंटू 8 करो बेटा, तुम्हें ऐसा आंसर रॉन्ग ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इधर रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, पहले तुम्हें देखना है कि भाई नंबर ऑफ डेज और लोग कैसे एक दूसरे से वेरी करते हैं, ये तुम्हें अपने जनरल नॉलेज से सोचना है बेटा। एक घर अगर 3 लोग मिलके बनाते हैं तो 8 दिन में बनता है, उसी घर को अगर 6 दिन में बनाना है तो तुम सोचो लोग ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? ऑब्वियसली लोग ज्यादा लगेंगे। वही काम अगर 6 दिन में करना है जो 8 दिन में 3 लोग कर रहे थे, तो 6 दिन में करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए। तो यहां पे तुमने एक बात तय कर ली कि भाई यहां पे जो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर डेज बढ़ेंगे, दिन अगर ज्यादा लगेंगे, आराम से काम करेंगे, तो लोग कम लग रहे हैं। अगर वही काम बेटा कम दिनों में करना है तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा लगेंगे। लोग ज्यादा मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, या फिर ये बढ़ रही है तो कम हो रही है। यानी कि ये तय कर लिया मैंने कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। बोलो बोलो, चिल्लाओ वीडियो में, आजू बाजू वालों को पता चलना चाहिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। कौन सा है? इनवर्स है, क्योंकि बेटा अगर दिन कम है मेरे पास तो लोग ज्यादा चाहिए। एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो यहां पे रिलेशन इनवर्स है। तो यहां पे हम बताएंगे हियर टू बिल्ड द हाउस इन 6 days, number of person required will be more. रिक्वायर्ड विल बी मोर, ज्यादा होंगे। अब ये ज्यादा होंगे, इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर, इसकी वजह से नंबर ऑफ। अब बेटा ये भी सोचना थोड़ा कि बेटा पर्सन डिपेंड करेगा ना टाइम पे, कि टाइम पर्सन पे डिपेंड करेगा? थोड़ा सोचो बेटा, दिन तो इंडिपेंडेंट है, डेज तो इंडिपेंडेंट है, लोग जो है ना, लोगों के ऊपर, लोग अगर ज्यादा कर दिए तो दिन क्या हो जाते हैं, दिन क्या हो जाते हैं। तो एक बात थोड़ा और भी सोचनी है इधर जनरल नॉलेज की, भाई किसको डिपेंडेंट ले, किसको इंडिपेंडेंट। वैसे तुमने अगर किसी को भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिया, आंसर तो सही आएगा, थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगाना पड़ता है। जनरल नॉलेज ये लगाओ कि भाई दिन जो है, टाइम जो है वो रुकता नहीं है, तो टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड is inversely proportional to क्या, number of days to build house। ओके, तो अब नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड को मैं x मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं क्या, y। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x इज इक्वल्स टू k अपॉन y। x इज इक्वल्स टू क्या, k अपॉन y। अब ये k x इंटू वाई क्या हो जाएगा, k, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि भाई अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, तो हमको केस 1 दिया है। केस 1 क्या दे दिया है कि एक घर, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने लग रहे हैं, 3, यानी कि x अगर 3 है, x अगर 3 है तो y कितना है भाई, y है 8 भाई, बरोबर। अगर 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो दिन लग रहे हैं 8, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ डेज को y ले लिया है। अब इधर पुट करता हूं तो 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा, k, यानी कि 3 इंटू 8 हो जाएगा 24, यानी कि k की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं x इंटू वाई k लिख रहा था, अब मैं लिखूंगा x इंटू वाई की जगह पे 24। केस 2 की बात करूंगा। केस 2 में क्या हो रहा है भाई, अगर x जो है, अभी अपने को x ढूंढना है कि y ढूंढना है, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, अगर वही घर पहले जो 8 दिन में बन रहा था अब जो 6 दिन में बनाना है तो कितने दिनों में बनेगा, तो 6x इंटू क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 24। तो x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6,
तो भाई टेबल अगर तुमको अच्छे से आती है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, 4 6 जा 24 होता है। तो यानी कि भाई लॉजिकली भी सोचो तो बरोबर है कि अगर वही घर जो पहले 8 दिन में बन रहा था अगर 6 दिन में बनाओगे तो कितने लोग लगेंगे भाई 4। तो लास्ट में हम लोग ये भी बना देंगे फाइनल आंसर में कि देयरफॉर नंबर ऑफ, देयरफॉर डायरेक्टली लिख देते हैं, एक मिनट, देयरफॉर 4 persons are required, 4 persons are required to build the house, to build the house in कितने दिनों में भाई, टू बिल्ड द हाउस इन 6 days, अगर 6 दिनों में बनाना है तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम में ये तुम्हें सब लिखना पड़ता है तो याद रखना। और भाई टेंशन न को गया, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द नोट्स विच आई एम डूइंग एनोटेशन, मतलब जिसकी भी मैं लिख रहा हूँ एनोटेशन मतलब नोट कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख के दे रहा हूँ इसके नोट्स तुमको मैं दूंगा। तुम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो तुम्हें लिखने की ज़रूरत, तो अगर देखो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम बैठ के मेरे साथ ही सम सॉल्व करो, पर अगर तुम नहीं कर रहे हो मेरे साथ तो मैं नोट्स तो दे ही रहा हूँ, पर सबसे बेस्ट वही है और नोट्स का मैं तुम्हें पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें ये कंसेप्ट उसी के साथ पढ़ा दिया ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। तो आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ है। देखो डायरेक्ट और इन्वर्स का कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, 1-2 बार पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है तुमको क्लियर हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे, यानी कि थोड़ा पीछे चले जाते हैं भाई, क्योंकि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया पीछे। अब डायरेक्ट और इन्वर्स मैंने पढ़ा दिया। अब देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, ये वो है जो तुम्हें याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, मीनिंग मैं समझा देता हूँ, देख लो क्या है। द रेशियो ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए अप ए इज टू बी, या इसको एक और चीज में लिखते हैं कि ए बी डॉट ए, इधर तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। रेशियो ए एंड बी इज रिटन एज, इसको बस इतना ही रखो ऐसा, ठीक है, इधर कुछ गड़बड़ है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए अपॉन बी, इज कॉल्ड द प्रीडिसर। अच्छा इधर ये बता रहे हैं कि भाई ए को प्रीडिसर बोलते हैं, ये कुछ तो छोड़ दो इसको, ये देखो इसको ए टू बी और ए अपॉन बी बोलते हैं, और ए इज कॉल्ड प्रीडिसर यानी कि फर्स्ट टर्म, और बी इज कॉल्ड सक्सेसर यानी कि सेकंड टर्म। ऊपर वाले को प्रीडिसर भी कहते हैं और फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, नीचे वाले को सक्सेसर और क्या कहते हैं सेकंड टर्म। बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। इन द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इफ सेकंड टर्म इज 100, बेटा अगर मैंने लिख दिया 70 अपॉन 100 मतलब ये 70% की बात हो रही है, ठीक है। तो वही बोला है इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इफ द सेकंड टर्म इज 100 देन इट इज नोन एज परसेंटेज। मतलब तुमने अगर 70 अपॉन 100 लिखा या 70% लिखा, दोनों का मीनिंग सेम है। 70% भी मतलब 70 अपॉन 100 ही होता है, ठीक है। तो आज के बाद 70 अपॉन 100 दिखा तो उसको डायरेक्टली हम 70% भी बोल सकते हैं, यानी कि 80 अपॉन 100 दिखा तो उसको 80% बोलेंगे। उसके बाद द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर। एग्जाम्पल लिया है, देखो पहले मैं इधर समझा देता हूँ। देखो 3 अपॉन 4 को तुम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल 2 से, तो 3 2 जा 6 अपॉन 4 2 जा 8, तो भी ये रेशियो 3 अपॉन 4 ही है, क्योंकि भाई अगर तुम्हें टेबल आती है, टेबल आती है ना तुमको 2 की, तो 2 की टेबल में 3 और 4, तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया या ऊपर नीचे डिवाइड किया। अब देखो इसी को मैं फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, वही जहां से शुरू किया था, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ऊपर नीचे। देखो एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर वाले को भगवान कहते हैं, पर रेशो में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। रेशियो में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ओके बच्चा, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो ऊपर नीचे अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे तुमने डिवाइड किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। मतलब क्या, रेशियो में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, वो ये कि भाई अगर ऊपर वाली क्वांटिटी, सपोज डिस्टेंस लिया मैंने 2 जगहों का, एक का डिस्टेंस मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया और नीचे किलोमीटर में, नहीं, ये गलत है। ऊपर और नीचे दोनों की क्वांटिटी का जो रेशियो है ना, दोनों का उसमें जो
यूनिट है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर में है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर में, ऊपर वाला किलोमीटर में है तो नीचे वाला भी किलोमीटर में है। ऊपर नीचे की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। भाई कोई भी रेशियो तुम लेते हो तो वो हमेशा यूनिटलेस होता है, उसको कोई रेशियो नहीं होता। जैसे कि बेटा 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर लिया तो दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो इसको कोई भी यूनिट नहीं होता, इसके लिए रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस। एग्जाम्पल भी दिया है, द रेशियो ऑफ 2 kg एंड 300 ग्राम इज नॉट 2:300 बट इट इज 2000 अपॉन 300 एज 2 kg इज 200 ग्राम। तो इधर ऊपर वाला भी तुम्हारा डाउट क्लियर किया। देखो इधर 300 जो था वो ग्राम में था और 2 जो था वो केजी में था, तो भाई ये ग्राम और किलोग्राम का रेशियो लेना नहीं होता है, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम अलग अलग यूनिट है। तो पहले तो मैंने 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम, 2000 अपॉन 300 किया और रेशियो लिया, तो आंसर देखो क्या आया 20:3। इसको कोई यूनिट नहीं होता। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, इजी टू अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड वाली प्रॉपर्टीज थी, फिर भी तुमको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखो क्या है। From the following pairs of numbers find the reduced form of ratio of first number to second number। मतलब काट फूट के टेबल लगाओ जहां तक लगती है, बस इतना ही सिंपल है। तो 72 अपॉन 60, भाई 72 और 60, अगर तुम्हारा 6 का टेबल बहुत क्लियर है तो तुम्हें पता है 72 और 60 आते हैं 6 की टेबल में। ये आता है 10 बार और ये आता है 12 बार। अभी भी खत्म नहीं हुआ, और भी कटिंग हो रही है। ये दोनों आते हैं 2 की टेबल में, ये 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब बस इसके आगे कोई टेबल नहीं लग रही, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो 38 अपॉन 57, अगेन भाई अभी देखो यार ये तो ऊट पटांग नंबर है सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी टेबल में आते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। 38 3 + 8, पहले तो देखो 3 का एक रूल होता है, 3 की टेबल में अगर कोई नंबर आता है तो उनको ऐड करके अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी 3 की टेबल में आता है। तो 3 + 8 11 होता है, मतलब 11 तो आता नहीं है, तो 3 की टेबल तो लगने नहीं वाली। अब हम लोग देखते हैं कोई और टेबल। तो 38, देखो 38 जो है 14 की टेबल में तो आ ही जाएगा भाई, तो 14 की टेबल में आ जाएगा। तो क्या 38 और 57 14 की टेबल में आ रहा है, 15 नहीं 16 की टेबल में तो नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 × 2 जो होता है 38 होता है, और 19 × 3 जो होता है 57 होता है। करके देख लो भाई, देखो 19 × 3, 3 9 27, हाँ देखो 57। मेरे दिमाग में कैसे आ गया, क्योंकि मुझे इतना गारंटी था कि भाई 38 14 में आ जाएगा। 14 में भी नहीं आता एक्चुअली, पर 19 में तो आएगा, क्योंकि 19 का डबल 38 होता है। फिर 19 का 3 टाइम्स किया, मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि 3 9 27 होता है, तो ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि आएगा, तो अंदाज़ा लगाया, तो भाई 19 की टेबल में आता है ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आंसर 2/3 है बस। तीसरा सम करते हैं भाई। तीसरे सम में क्या है देखो, 52 अपॉन 78। देखो सबसे अच्छी बात है कि ये 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, इतनी गारंटी है भाई ये 2 की टेबल में आएगा। कैसे, अबे दोनों इवन नंबर है भाई, क्या बात है। तो 2 की टेबल लगाते हैं, तो अगर कोई नहीं टेबल सूझती बड़ी वाली तो 2 की टेबल तो लगा दिया करो। तो लगाते हैं भाई 2 की टेबल, चलो। तो 2 की टेबल लगाई तो 2 ज़ा 1 कैरी हुआ 6, अब नीचे लगाई तो 3 1 कैरी हुआ तो 9। अब भाई अगर तुम्हें 13 का टेबल आता है, क्योंकि मुझे 13 का टेबल फटाफट क्लिक हो गया है, तो 13 2 ज़ा और 13 3 ज़ा। तो 13 का टेबल मैंने लगाया, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए टेबल ऑफ 13, ताकि तुम जब इसको रिवाइज करो तो याद आ जाए। इधर भी तुम्हारे लिए लिख देता हूँ टेबल ऑफ क्या 19, ताकि तुम्हें ये क्लिक हो जाए, और इधर लिख के देता हूँ टेबल ऑफ क्या 6, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो ये सारी चीज़ें क्लिक हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। देखो उसी का, देखो इधर भी वही था, इधर भी वही है, पर इसमें थोड़ा खेलेंगे तुम्हारे साथ। कैसे खेलेंगे, इसमें 2 अलग अलग क्वांटिटी दे देंगे। मतलब क्या, तुमको एक दे दिया सपोज किलोग्राम में और एक ग्राम में, पहले तो दोनों की जो क्वांटिटी का यूनिट है वो सेम करना है।
वो क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने के लिए देखते हैं, अभी पहले वाले में सेम करने की जरूरत नहीं है भाई, 700 और 300 दोनों रुपीस में है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो इधर देखो भाई ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो अगेन भाई सबसे अच्छा और आसान अपना 2 का टेबल है, दोनों इवन नंबर है तो 2 का टेबल तो लगाते हैं भाई। इधर आएगा 3, फिर इधर कैरी होगा तो आएगा 5 और ये 0, फिर इधर आएगा 1 कैरी हुआ तो क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 154। अब फिर से 2 का टेबल लग रहा है भाई, 2 का टेबल लगाएंगे तो 350 का आधा भाई, 350 का आधा 175 होता है। बट देखो भाई 1 कैरी हुआ 7, फिर 1 फिर से 175, और नीचे क्या आएगा देखो, नीचे आ जाएगा क्या 15 आता है, कब 15 नहीं आता है 14 आता है, 7 टाइम्स 1 कैरी तो 77। ठीक है, अब हम देखें तो इसके बाद कोई टेबल ऐसा मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे जहन में आ रहा हो तो मुझे बताओ, मेरे को नहीं लगता है इसके आगे कोई टेबल लगेगा। ठीक है, 175/77 लग रहा हो तो कमेंट में मुझे बताना भाई। ठीक है, अभी मैं याद तो नहीं कर गया हूँ भाई कौन सा टेबल लगेगा, बेसिक चीज़ें हैं तो तुमको लग रहे तो बताना भाई, नहीं तो अगर यही आंसर है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो बैठ के सोच सकते हैं थोड़ा, बट मुझे लगता है इसके आगे कोई टेबल लग नहीं रहा है। देखो 77 तो 11 की टेबल में आएगा, तो नहीं भाई। इधर देखो अगर इधर 16 हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, 16 होता तो बड़ा अच्छा हो जाता। क्यों अच्छा हो जाता भाई, थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना भाई। फिर 16 हो जाता तो इधर 5 कैरी हो गए 55 हो जाता तो 11 का टेबल लग जाता, पर है नहीं वो, तो लग नहीं रहा है भाई कोई टेबल। ये हमने बरोबर किया है, ये भी बरोबर किया है भाई, 77 का डबल। तो मेरे ख्याल से इतना ही है, अगर तुम्हें और टेबल लगे तो मुझे कमेंट में बताना। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग सम शुरू होते हैं बेटा, ये 14 रुपीज़, इसको 14 रुपीज़ ही रखते हैं। अब दूसरा है 12 रुपये 40 पैसे, तो इसको बेटा पूरा रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा मैं, ध्यान दो बेटा। इसको हम लोग लिखेंगे 12 + 40 अपॉन। अब बेटा ये कैसे कन्वर्ट होता है इसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बहुत ही मजा आएगा तुमको। देखो पहले तो ये 40 पैसे है, तो 40 पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रुपीस में। अब तुम्हें ये सोचना है कि 40 को हमें मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से या डिवाइड। तो इसके लिए तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर पता होने चाहिए छोटे से बड़े के। तुमको पता होना चाहिए कि 1 रुपया कितना होता है, 1 रुपया यानी कि 100 पैसे होता है। अब भाई कंफ्यूजन ही खत्म, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब 40 पैसे, पैसे से रुपए में जाना है। पैसे क्या है, छोटा यूनिट है। पैसे क्या है, छोटा, रुपए बड़ा। तो जब भी तुम छोटे से, ये हिंदी में लिख के ना लिखना बेटा, बहुत काम आता है बेटा, 12वीं तक काम आएगा। छोटे से बड़े में क्या करना है, डिवाइड। छोटे से बड़े में क्या करना है, डिवाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म है अपना सीबीडी। कभी जिंदगी में कंफ्यूज ही नहीं होगा जब भी तुम्हें कन्वर्जन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो छोटे से बड़े में क्या करना है, डिवाइड। छोटे से बड़े में डिवाइड, तो 40 को डिवाइड करना है कन्वर्जन फैक्टर से। कन्वर्जन फैक्टर है 100, तो 40 अपॉन क्या आएगा 100, 0 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 12 प्लस बेटा 4/10 है, 10 मतलब एक नंबर के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट, यानी कि 12 + 0.4 हो जाएगा 12.4 रुपीस। तो तुमने 12 रुपये 40 पैसे को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पूरा का पूरा रुपए में। अब रेशो ले सकते हो, तो अब रेशो लोगे तो 14/12.4, अब पॉइंट हटेगा तो एक 0 आएगा, यानी कि 140/124। सबसे अच्छी और हमारी प्यारी 2 नंबर की टेबल यानी कि 2 की टेबल लगेगी। तो 2 की टेबल लगाया तो ये 70 आएगा और नीचे 62। आगे और टेबल लग रही है तो ये आएगा 35 और नीचे आ जाएगा 31। तो भाई 31 तो प्राइम नंबर है, इसको और कोई टेबल लगने नहीं वाली है। तो ये आंसर होने वाला है मेरा सेकंड सम का। उम्मीद है ये कन्वर्जन तुम्हें समझ में आया, बड़ा ही मजेदार है, आगे सम्स में बहुत काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर छोटे से बड़े में तो सिखा दिया आपने, तो बेटा अगर छोटे से बड़े में डिवाइड हो रहा है तो फिर बड़े से छोटे में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। BCM, बड़े से छोटे में
क्या होगा रे, मल्टीप्लाई। ये बहुत काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। तुम खाली अच्छे से देखते रहो, मजा आ जाएगा बेटा तुमको। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुमको इस वीडियो को देखने के बाद। 5 लीटर है और 200 नहीं 2500 मिलीलीटर है। अब तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 5 लीटर को 5 लीटर रखो चाहिए तो। अब भाई ये 2500 मिलीलीटर है, मिलीलीटर से लीटर, मिलीलीटर छोटा, लीटर बड़ा, छोटे से बड़े में डिवाइड करूंगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तुमने सुना होगा ना 1 लीटर यानी कि 1000 ml। जैसे कि तुम वो थम्सअप हम सब की बॉटलें पीते रहते हो, ऐसे गंदी गंदी ड्रिंक्स, तो उसमें 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो याद रखो भाई, तो 5 लीटर था। अब तुम देख रहे हो भाई, अब तुम लीटर को वैसे ही रखना चाहते हो, यहाँ चलो कुछ अलग करते हैं सर। अभी हमने पिछले में छोटे से बड़े में किया था, यानी कि मिलीलीटर टू लीटर कर सकते हैं, पर अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा एम एक है, दोनों क्वांटिटी को सेम बनाना है। फिर चाहे तुम लीटर से मिलीलीटर में आओ या मिलीलीटर से लीटर में आओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं एक काम करता हूं, इधर मिलीलीटर को मिलीलीटर रहने देता हूं, लीटर को मिलीलीटर में लेके आता हूं। तो लीटर बड़ा, मिलीलीटर छोटा, बड़े से छोटे में जा रहा हूं, लीटर से मिलीलीटर में जा रहा हूं, यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 इंटू करूंगा क्या, 5 इंटू करूंगा क्या 1000, यानी कि 5000 मिलीलीटर हो गया। दोनों यूनिट सेम हो गए। अब मैं दोनों का रेशियो ले सकता हूं, यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 2500। तो 0 0 कट, 25 1 जा, 25 2 जा। इसका फाइनल आंसर है 2/1। आंसर क्या है, 2/1। उम्मीद है ये तुमको समझ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। ये कन्वर्जन्स तुम्हें याद रहेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सम, ठीक है। फोर्थ सम में क्या है, फोर्थ सम में 3 साल 4 महीने, 5 साल 8 महीने। तो भाई देखो, अब इसमें भी तुम्हें पूरा का पूरा या तो ईयर्स में या तो मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको पूरा मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 इयर्स 4 मंथ्स को मैं कन्वर्ट करता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने, तो ये पता होगा। तो अब 3 साल है तो महीने कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 12 प्लस 4, क्योंकि बेटा ईयर्स को तुमने मंथ में कन्वर्ट किया, यानी कि बड़े से छोटे में गए हो तुम। ईयर्स बड़ा होता है, मंथ छोटा होता है, तो 3 इंटू 12 किया प्लस 4, 3 12 जा होता है 36 प्लस 4, यानी कि ये हो गए 40 महीने। 3 साल 4 महीने का मतलब होता है 40 महीने, 40 मंथ्स। फिर 5 इयर्स 8 मंथ्स, 5 इयर्स 8 मंथ्स, यानी कि 5 इंटू 12 प्लस 8, 5 इंटू 12 भाई 5 दूनी, दूनी बोलते ना, 5 इंटू 12 को 5 दूनी 12, पता नहीं है, दूनी नहीं बोलते यार, आई डोंट नो, हिंदी थोड़ा कम आता है मेरे को यार, हिंदी में टेबल चेबल पहाड़े मैंने सीखे नहीं, इंग्लिश में ही सीखे, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो 5 इंटू 12 60, 60 प्लस 8 68। तो भाई दोनों तुमने कन्वर्ट कर दिए, ये भी मंथ्स में आ गया, ठीक है। अब 40/68 का रेशियो ले लेंगे, 40/68, फिर से भाई अपनी प्यारी 2 की टेबल, तो 20 इधर आ जाएगा 34, फिर से 2 की टेबल लग रही है, तो इधर आएगा 10, इधर आ जाएगा क्या 1, कैरी हुआ 1, यानी कि 17, तो 10/17 इज द आंसर। उम्मीद है तुमको अच्छे से समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो फिफ्थ सम में क्या है, 3.8 kg इंटू 1900 ग्राम। तो देखो भाई 3.8 kg, मैं kg को फिर से ग्राम में करता हूँ, बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, तो 3.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। इधर ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, 1 किलो मतलब कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो ऊपर सारे कन्वर्जन भी लिख के दे दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3.8 इंटू 1000, तो पॉइंट हटेगा तो एक 0 आएगा अपॉन में, 0 0 कैंसिल, यानी कि आएगा 3800 ग्राम्स। नीचे वाला तो ऑलरेडी ग्राम्स में ही है, तो हो जाएगा भाई, दोनों का रेशो ले लेते हैं, दोनों का रेशो लेंगे तो 3800 अपॉन 1900, 0 0 कैंसिल, 19 का टेबल अभी अभी यूज किया था, 19 1 जा, 19 2 जा, आंसर आया 2/1। ओके, ऑल सम्स आर गेटिंग वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, आखिरी सम, ठीक है। देखो भाई
फोर्थ सम 7 मिनट्स 20 सेकंड्स 5 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स। तो इधर तुम्हारी इच्छा मिनट्स में करो सेकंड्स में करो, जो अच्छा तुम्हें लगता है। तो 7 मिनट 20 सेकंड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पूरा का पूरा सेकंड्स में, यानी कि 7 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये भी चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूं भाई इधर ही किधर, ठीक है, ये इधर लिख के दे देता हूं 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड्स, ताकि तुम जब रिवीजन करोगे तो याद आ जाए 1 मिनट 60 सेकंड। वैसे तो पता ही होगा यार, इतना नॉलेज तो तुम रखते ही होंगे। तो भाई 6 7 हो जाता है 42, यानी कि 420 प्लस 20 यानी कि 440, मतलब 7 मिनट 20 सेकंड होते हैं 440 सेकंड्स। ठीक है, अब ये 7 मिनट 20 सेकंड थे, अब 5 मिनट 6 सेकंड, यानी कि 5 इंटू अगेन 60 प्लस 6, 5 6 30, यानी कि 30 प्लस 6 36। ठीक है, अभी इधर ओए 5 6 30 और एक 0, हाँ वही मैं बोलूँ यार इतना कम कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 300 प्लस 6 हो जाएगा 306। अब मैं एक टास्क तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मुझे इसका फाइनल आंसर चाहिए 440 अपॉन 306। अभी का अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले भाई कितना बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसका फाइनल आंसर रफ में ही करके मुझे कमेंट में अभी का अभी बताओगे तुम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ये परसेंटेजेस हैं, इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आना है। परसेंटेज पहले से ही है तो मतलब कटिंग करके, वेरी सिंपल। तो 75 अपॉन 100 है। ठीक है, अब भाई तुमको 25 का टेबल अगर है ध्यान में तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि इजी होता है। 25 3 और 25 4। नहीं भी तो तुम क्या करो, 5 का टेबल से स्टार्ट करो, 5 के टेबल से शुरू करते 2 बार 3 बार कटिंग करके 3/4 ही आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। सेकंड सम देखते हैं, 44 अपॉन 100। तो भाई 2 का टेबल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सबसे आसान तो 2 का टेबल है, तो 22 और नीचे आ जाएगा 50, फिर से 2 का टेबल लगेगा, ये हो जाएगा 11, 50 का आधा 25। इसके आगे कुछ नहीं लगने वाला है भाई। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा सम। यहां पे होती है गड़बड़। बेटा देखो 75 अपॉन 100 बोलूं या 75%, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे 6.25% है, मतलब 6.25 अपॉन क्या है 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई पॉइंट हटेगा इधर से तो इंटू 100 आएगा। क्यों, क्योंकि कितने नंबर के बाद पॉइंट था 2, तो 625 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा तुम कौन सी टेबल प्रेफर करते हो, पर बेटा तुमको ना 5 से रिलेटेड वाले ना इजी होते हैं, तो उनकी 25 इन सब की टेबल याद होनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो मेरे को याद है कि 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। इसका ट्रिक मैं सिखा चुका हूँ, नंबर्स एंडिंग विथ 5 उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है 2 सेकंड में। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा या शॉर्ट्स में वीडियो है, तुम जाके देख लो, शॉर्ट्स बनाया है इसका मैंने, तुम देख लो। तो मुझे इतना पता है कि 25 की टेबल यहाँ पे आसानी से लगेगी, तो 25 25 जा और 25 4 जा, फिर से 25 की टेबल 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि आंसर आ गया 1/4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कितना होता है 16। वेरी सिंपल बच्चा। फोर्थ सम में है 52 अपॉन 100। तो फिर से भाई हम लगाते हैं कौन सी टेबल, हम लगाते हैं अपनी प्यारी 2 की टेबल। जिधर कुछ नहीं उधर 2 आ ही जाता है इवन नंबर की दुनिया में। तो भाई 2 की टेबल लगाते हैं, तो नीचे तो 50 आने वाला है, ऊपर देखो 2 1 कैरी तो 26, फिर से 2 की टेबल लग रही है इधर 13 अपॉन 25। तो फिर से भाई 2 की टेबल लग गई। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सम में फिर से है 0.64%, परसेंट मतलब अपॉन में 100। अब इसका मतलब है 64 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पे तुम सबसे अच्छी टेबल जो लगा सकते हो मेरे हिसाब से वो 4 की टेबल है। ठीक है, वैसे तो तुम्हें याद होना मांगता है कि 4 का क्यूब ही 64 होता है, याद होना चाहिए, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो भाई 64
को 4 की टेबल लगाते हैं तो इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 कैरी यानी कि 16 आ जाएगा, और नीचे लगाएंगे तो 2 कैरी हो जाएगा 2 यानी कि 20, 20 आता है 5 टाइम्स। फिर से लगाते हैं टेबल, फिर से टेबल लगाते हैं, फिर से टेबल लगाएंगे तो फिर से इधर 100 को और 16 को 4 की टेबल, 16 4 टाइम्स आता है 4 की टेबल में, और ये 25, तो ये हो जाएगा 4/25 इंटू 25। भाई ना 25 और 4 का कोई टेबल से नाता नहीं है, तो 4/625 इज द आंसर। 4/625 इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें क्लियर है। इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो भाई ये आगे बढ़ने से पहले हमने ये सम पहले से ही सॉल्व कर दिया था, तो ये तो तुमको पहले से ही आता है अभी, तो इसको अभी मैं नहीं करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अभी तक परसेंटेज थे तो रेशो में कन्वर्ट किए थे, और अभी रेशो से परसेंटेज। रेशो से परसेंटेज जाना है ना, तो सिंपल चीज है मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा क्यों बेटा? तुम एक एग्जांपल लो, तुमको तुम्हारी अगर परसेंटेज निकालनी होती तो कैसे निकालते हो, मुझे बताओ थोड़ा। तुम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? तुम्हारी परसेंटेज, अगर स्कूल में तुम्हारा एग्जाम हुआ सपोज 140 मार्क्स का, तुम्हारी अगर 120 आई तो तुम अपनी ऊपर मार्क्स नीचे टोटल इनटू क्या करते हो 100। इसी से क्या मिल जाती है भाई? परसेंटेज मिल जाती है कि नहीं? वैसे ही किसी भी रेशियो को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परसेंटेज में आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। तो देखो भाई 15/25 है, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 100 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आएगा वो परसेंटेज होगा। इधर टेबल लग रही है ऊपर नीचे, तो लगाएंगे 25 1 जा 25 4 जा। 15 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 60, तो इसका आंसर है 60%। इसका आंसर क्या है? 60%। वेरी वेरी सिंपल सम भाई। नेक्स्ट वाला देखो, 47 अपॉन क्या है 50। अपने को परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। भाई 51 जा 52 जा, 47 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी कि 94%। क्या भाई समझ रहे हैं ना पब्लिक? बहुत ही आसान आसान समझे भाई। थर्ड सम देखो भाई, तो 7 अपॉन क्या 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100, 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 70%। फोर्थ सम देखो भाई, 546 अपॉन 600 इंटू 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो अब बच गया है 546 अपॉन 6। देखो भाई 6 की टेबल लग रही है कि नहीं? 6 की नहीं लगी तो 2 की तो लगेगी लगी, बट 6 की लग रही है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई। 9 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो 91%। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सम देखो भाई, 7/16 तो इंटू करेंगे 100। तो भाई 4 की टेबल तुमको आती है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा सीखी थी। 4 की टेबल में 16 4 जा आता है, और ये 2 कैरी हुआ 2 यानी कि 5, तो 7 इंटू 25 सॉरी अपॉन 4। अब देखो भाई एक काम करते हैं, ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा, 4 की टेबल लगाते हैं 7, तो 7 नहीं आता है, पर 4 आता है 1 टाइम्स, पॉइंट 3 बच गया, 3 को लगाया 0 यानी कि 30, 30 आता नहीं है। तो 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स। अब क्या बच गया 2, 2 को लगाया 0 यानी कि 20, हाँ 20 आता है 5 टाइम्स, तो 1.75 इंटू 25। बहुत लोग को इधर कंफ्यूजन होता है, तो तुम बेटा ऐसे करो, अपनी बचपन की यादें ताजा करो थोड़ी बेटा। 4 की टेबल 1 जा 4 जा, माइनस किया 3 जा, पॉइंट लगाया 0। 4 की टेबल में 30 नहीं आता, उससे छोटा 28, 28 माइनस किया 2, 2 को लगाया 0, क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं, एक 0 लगा सकते हैं, तो 20 आता है 5 टाइम्स, तो 20 माइनस 20 0। तो बचपन की यादें तुम ताज़ा कर सकते हो, ये तुमको आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 175 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो भाई ये 5 7, ये आ जाएगा कितना भाई 13,
और ये 4, तो 43.75, 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 43.75%। ओके बच्चा, उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। ठीक है, तो हम लोग अभा और उसकी मदर का एज का रेशियो दिया है। अबा एंड मदर का एज का रेशियो 2:5। तो बेटा रेशियो 2:5 का मतलब ये नहीं है कि अब्बा 2 साल की और मदर 5 साल की। बेटा अभी तक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आया नहीं अपने वर्ल्ड में कि भाई 2 साल की बच्ची और 5 साल की मदर, ऐसा नहीं होता है। बहुत बच्चे पकड़ लेते हैं कि अगर ऐसा है मतलब अबा 2 साल की मदर 5 ईयर्स की, ऐसा नहीं। इसका मतलब सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि अबा 20 साल की हो, उसकी मदर 5 ईयर्स की हो, मतलब इसके बीच में ऐसा हो सकता है। क्या पता अबा 22 की हो, मदर 55 की हो। मतलब ये है कि इनके बीच में कॉमन मल्टीपल है। जब 20 और 50 था तो कॉमन मल्टीपल 10 था। जब 22 और 55 है तो कॉमन मल्टीपल 11 है। सपोज ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये 12 इयर्स की हो, मदर 30 इयर्स की हो। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, पहले ज़माने में होता था, आजकल तो भाई 30 साल तक कुछ शादी नहीं होती इंसान की लगभग। तो भाई 12/30 ऐसा हो सकता है। तो इधर कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो अब ये सिर्फ कंपैरिजन दिया है, हमें वो कॉमन मल्टीपल पता नहीं है। ऐसे समय जहाँ पे अपने को कॉमन मल्टीपल पता नहीं है, ऐसे में तुमको क्या करना है? ऐसे में तुमको करना है अज्यूम क्या? किसको? कॉमन मल्टीपल को। तो लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर एजेस बी के। कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, यूजुअली के लेते हैं तो इसके लेके। देयरफॉर अब अभा की जो उम्र है, ठीक है, अभास एज जो हो जाएगी, अभास एज इज 2K, और हर मदर्स एज, अब उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? हर मदर्स एज इज 5K। अब हमने ये अज्यूम कर लिया। अब एट द टाइम ऑफ अभास बर्थ, जब अभा पैदा हुई, उसकी मम्मी, हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। बेटा एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे, ये कंडीशन बच्चों को समझ में नहीं आती है तो हम लिखते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन, और ये बहुत ही दिलचस्प है बेटा। देखो खाली देखो, आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज अगर तुम 15 साल के हो, आज तुम 15 साल के हो और मम्मी अगर तुम्हारी 45 की है, एक इमेजिनेशन है भाई, 45 की है, तो मतलब जब तुम पैदा हुए तो मम्मी 30 की थी। इतना तो क्लियर है। अब इस सम में कैसे इसको हम थोड़ा यूज करेंगे? एट द टाइम ऑफ अबास बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। मतलब मैं ये लिखता हूं मदर की एज हमेशा क्या होगी भाई? जो बच्ची की एज है वो तो होगी ही होगी। मतलब तुम्हारी मम्मी आज अगर 45 की है तो उसमें 2 हिस्से हैं। एक, जब तुम पैदा हुए तो मम्मी की एज थी 30, और आज तुम 15 के हो तो 30 + 15 यानी कि 45 की है। यानी कि मदर की एज इज इक्वल्स टू बच्चे की एज प्लस जब तुम पैदा हुए मम्मी 30 की थी, और आज क्या है? आज तुमको पता है आज मम्मी 45 की है, मतलब तुम्हारी एज प्लस जब तुम पैदा हुए वो वाली एज जोड़ के 45 बना। तो यानी कि 5K इज इक्वल्स टू क्या? 2K प्लस 5K इज इक्वल्स टू क्या? 2K प्लस, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा? 27। तो भाई इधर बहुत ही ज्यादा जोर से बैंड बज रहा है। मुझे पता नहीं भाई तुमको कैसी आवाज जा रही है, तो मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन बढ़ा देता हूं। तो भाई मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर से बैंड बज रही है। मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ गणपति के 7th डे पे, ये तो होना ही था। ठीक है, तो अब सम को सॉल्व करते हैं। 5K - 2K इज इक्वल्स टू 27
तो 5 के में से 2 के गए तो 3k इज इक्वल्स टू 27, k इज इक्वल्स टू 27/3। तो भाई 3 1 जा 3 9 जा, तो k इज इक्वल्स टू 9, यानी कि वो कॉमन मल्टीपल क्या है 9। अब देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं अब्बास प्रेजेंट एज, वही पूछा है ना, अब्बास प्रेजेंट एज इज, क्या हमने क्या ली थी अब्बास प्रेजेंट एज 2k, यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18 साल की है भाई अभा। एंड हर मदर्स, उसकी मदर की एज, एंड हर मदर्स एज इज कितना 5 इंटू 9, 5 9 जा 35 ईयर्स, ओ सॉरी 35 भाई, उम्र बहुत छोटी कर दी मैंने, 5 9 जा 45। भाई बैंड का आवाज अगर तुम्हें थोड़ा सुनाई दे रहा है तो प्लीज क्षमा करें, और जोर से बज रही है, पर पता नहीं इस माइक का अगर कमाल है तो तुम्हें शायद नहीं सुनाई देगा, ये मुझे वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत जोर से यहाँ पे बैंड बज रही है भाई, गणपति की डेरो बधाई हो, 7वें दिन आ गया है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। तो टेंशन मत लो भाई, नोट्स का बिल्कुल भी, मैं नोट्स तुमको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा भाई। प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 एंड 10। तो प्रेजेंट एजेस जो है उनकी, ठीक है, वत्सला प्रेजेंट एज डायरेक्टली लिख देते हैं ना, प्रेजेंट एज ऑफ वी, वत्सला पूरा लिख देना भाई, 14 साल की है अब, और सारा जो है वो है 10 साल की भाई। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, कितने साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। कितने साल बाद, बेटा ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों की एज सेम ईयर्स के बाद ही होगी ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा उसकी 3 साल बढ़ेगी तो उसकी 4 नहीं, दोनों की एज सेम ईयर्स। कितने साल बाद दोनों की एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा, तो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको x ले लेता हूं। लेट आफ्टर x ईयर्स the ratio of their ages will be, obviously future की बात है, will be कितना, will be 5:4, ठीक है। अब इनकी एज अब 14 और 10 है, यानी कि 14 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x ईयर्स बाद है, तो 14 प्लस x और क्या 10 प्लस क्या x, इनका रेशियो कितना होना चाहिए 5:4। समझ में आया। अब पहले 14 और 10 थी, ऐसी कौन सी उम्र है जो इनमें मैं ऐड कर दूं ताकि भाई इनकी एज का रेशियो 5:4 हो जाए, तो वो मुझे पता नहीं है, वो मैंने मान ली है x, यानी कि अब करूंगा क्रॉस। बेटा क्रॉस और क्रॉस मल्टीप्लाई दो अलग अलग शब्द हैं, तो मेरे लेक्चर्स में क्रॉस का मीनिंग है बस इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 14 प्लस x। तो भाई फाइनली बैंड जो है वो बंद हो गई है, तो मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन कम कर देता हूं, क्योंकि नहीं तो आवाज थोड़ी कम होती है। चलो भाई बैंड बंद हो गई, काफी शांति का माहौल है। तो अब 50 प्लस 5x, 4 × 14 करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 56 प्लस 4x। x को सेम जगह पे रखते हैं, यानी कि 4x यहीं पे रखो, 5x उधर से इधर आया यानी कि -5x, 50 यहीं पे रखा, 56 माइनस में जाएगा, तो भाई 4 में से 5 जाता नहीं है, 5 में से 4 जाएगा, पर साइन माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर की साइन होती है। अगेन 56 - 50 होता है 6, साइन बड़े नंबर की, दोनों की माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 6। मतलब भाई 6 साल बाद अगर तुम इनकी एज का रेशियो निकालोगे तो 5:4 आएगा। देयरफॉर आफ्टर, ये लिखना पड़ेगा, आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र विल बी कितनी 5:4। चाहिए तो चेक करके देखो बेटा, 6 साल ऐड करो,
तो 14 प्लस 6 20, 20 अपॉन 16, तो 20 अपॉन 16, 20 और 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 25 टाइम्स आता है और 16 4 टाइम्स आता है, और रियलिटी में हो भी रहा है भाई, तुमने चेक भी कर लिया भाई, लगे हाथ तो तुमको तसल्ली भी मिल गई। देखो भाई नेक्स्ट सम, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर, उसकी रेहाना और उसकी मम्मी का एज का रेशो, तो भाई रेहाना और मदर, ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूं, अभी तुम्हें पता है कि सम कैसे करना है, मैं कंसेप्ट पे फोकस करूंगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड मदर इज 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगी, उनकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं? नहीं सर वही रहेगा, नहीं उम्र बढ़ेगी भाई। तो अगर 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3, तो भाई अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, रेहाना की जो एज है वो x मान लेता हूं, उसकी मदर की y मान लेता हूं। रेहाना की x, रेहाना की एज x, उसकी मदर की y। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स रेहाना की जो एज है वो x+2 हो जाएगी और उसकी मदर की एज हो जाएगी y+2। अगर ऐसा है 2 साल बाद हुआ तो उनकी एज का रेशो कितना है वो भी दिया है। फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम गिवन कंडीशन x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू 1:3। क्रॉस करेंगे, अगेन क्रॉस का मतलब अभी तुमको पता है क्या होता है मेरी भाषा में, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x+2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू y+2, तो 3x+6 इज इक्वल्स टू y+2। तो अब ये तो ऐसा हो गया, पर सर अभी हम क्या करें, इधर से एक और रेशो मिलेगा उससे समाधान मिल जाएगा। देखो इधर x अपॉन y 2/7 था, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2/7, यानी कि 2/7 वहीं पे y को सिर्फ मल्टीप्लाई में भेजा और इसको चलो दे दिया क्या, नंबर 1। अब हम इधर x को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वो x क्या है, x को रिप्लेस करते हैं, इधर x को रिप्लेस करके लिखते हैं 2/7y। ऐसा करना ही पड़ेगा बिकॉज बेटा 2 वेरिएबल है, इक्वेशन से काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। ये सम मैंने अलग तरीके से सिखाया है, तुम इधर कॉमन मल्टीपल लेके भी कर सकते थे, मैंने सोचा एक सम मैं कॉमन मल्टीपल से करवा चुका हूं तो दूसरे मेथड से करवाता हूं, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग मेथड कराया जाता है। कॉमन मल्टीपल वाला मेथड भी आसान होता, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर एजेस बी क्या, 2:x, तो 2x और 7x से हो जाती, और फिर वही मेहनत उतनी करनी पड़ती, ये थोड़ा अलग है वो थोड़ा अलग है, दोनों मेथड है, दोनों आने चाहिए। कुछ स्कूल में ये होगा, कुछ स्कूल में वो होगा, कुछ स्कूल में दोनों बोलेंगे, दोनों आने चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे मेथड है बेटा। अब इसको यहां पे गड़बड़ क्या करते लोग, 3 को 2 से भी करते हैं और 7 से भी करते हैं, नहीं बेटा, मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है या तो नीचे होता है, तो इधर ऊपर नंबर है तो ऊपर ही होगा, तो हो जाएगा 6/7y प्लस 6 इज इक्वल्स टू y+2। अब y को साथ में रखेंगे बेटा, इधर गड़बड़ मत कर देना इनको प्लस करके, बेटा ये चॉकलेट है, ये पत्थर है, ठीक है, तो चॉकलेट और पत्थर ऐड होके कुछ नहीं बनते, वो अलग ही हैं, तो ये y को इधर लेते हैं, y 1y है, इधर आएगा -1y, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6y -7y अपॉन 7 इंटू 1। बहुत लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है बेटा, बहुत बड़े खतरे में हो तुम, इधर +6 इधर आया माइनस में, तो -4, 6y -7y हो जाएगा -y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू -4, यानी कि ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 7, तो -y इज इक्वल्स टू -28, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 28, y इज इक्वल्स टू क्या आया, 28। y मतलब कौन है, y हमारी उसकी मदर की एज थी ना भाई, तो अगर मदर की एज मिल गई है तो अब बच्चे की भी मिल जाएगी। इसको पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 28 इन कौन सा इक्वेशन नंबर 1 में हमने बना के रखा है x इज इक्वल्स टू, तो 2/7 इंटू
28, तो 28 7 4 जा, बरोबर, 4 7 जा 28 होता है, 4 2 जा 8, यानी कि x क्या आ गया 8, मतलब बच्चे की एज मिल गई 8 साल और मदर की एज मिल गई 28 साल। तो तुमको लिखना है लास्ट में देयरफॉर, अच्छा वैसे हमने वो y नहीं ढूंढना था, x ही ढूंढना था, तो चलो y की हेल्प से हमने x ढूंढ लिया। तो लिखोगे देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इज 8 ईयर्स। ये दूसरा मेथड से सिखाया है, उम्मीद है तुम्हें ये मेथड समझा। ठीक है, तुम कॉमन मल्टीपल वाला भी लेके कर सकते हो, तो वो भी सेम ही हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इससे इजी हो सकता है, क्योंकि x ही ढूंढना था ना, उसमें डायरेक्टली x मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि कॉमन मल्टीपल में जल्दी हो जाता है। तो तुम्हारी इच्छा, तुम कैसा करना चाहते हो, कॉमन मल्टीपल से तुम्हें आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में फिर वो कॉमन मल्टीपल से भी ये करके दे दूंगा या शॉर्ट बना के दे दूंगा। ओके, इसी के साथ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। ठीक है, और तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर क्या करना, ब्लेसिंग्स देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, बाय बाय।